नेक्स्ट आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के हमने प्रकार पढ़े। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, और 2 उसमें एक क्या पढ़ा हमने? अवतल, और दूसरा क्या है? उत्तल। इसको हम क्या बोलते हैं? अपसारी भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। अपसारी, अभिसारी। इसको अभिसारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? विकेंद्रित करता है प्रकाश किरणों को, और ये क्या करता है? उनको फैला देता है, अपसरित करता है, फैलाता है केंद्र से बाहर, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? अपसारी। अवतल में हमने पढ़ा कि जब गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग पर, बाहर जो उभरा हुआ भाग है, उभरे हुए भाग पे क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाए, तब क्या बनेगा? वो अवतल दर्पण बनेगा। अवतल दर्पण बनेगा। और उत्तल दर्पण के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें किस तरह पॉलिश करनी पड़ेगी? अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश करनी पड़ेगी। तो ये क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण बन जाएगा। अब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का हमने बेसिक पढ़ लिया, इनके नाम पढ़ लिया, विसारी है और ये क्या है? अपसारी है। अब बात करते हैं कि हमने जैसे ही गोलीय दर्पण स्टार्ट किया, तो गोलीय दर्पण में हमने क्या कहा कि ये जो गोलीय दर्पण है वो किसी कांच के खोखले गोले का कोई भाग होता है। जैसे कांच का गोला अगर पूरा बना है, लेकिन इसका क्या लेना, हमें एक छोटा सा भाग लेना है। इसी भाग पर, जैसे मान लो ये पूरा कोई कांच का खोखला गोला है, और इस खोखले गोले का मैंने इतना सा टुकड़ा ये लेना है, बाकी को क्या कर दिया? हटा दिया। मतलब ये खोखले गोले का क्या है? भाग है, और इसी के हमने क्या कर दिया? बाहर पॉलिश, अंदर धसे हुए भाग पे पॉलिश कर दिया, तो क्या बन गया? उत्तल बन गया। और बाहर उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया, तो क्या बन गया? अवतल बन गया। तो एक खोखले गोले का भाग है, तो इससे संबंधित हमारे पास में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को हम पढ़ लेते हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखो, परिभाषा नंबर फर्स्ट लेते हैं, और फर्स्ट हम देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या है? अभी हमने बताया कि गोलीय जो दर्पण है वो क्या होता है? एक खोखले गोले का एक भाग है। तो ये जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये मान लो कोई दर्पण है, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। इसको आगे बढ़ाओगे तो एक गोला बन जाएगा। तो ये जिस गोले का भाग है, उस गोले के भाग को, उस गोले के केंद्र को क्या बोल दिया गया? वक्रता केंद्र बोल देता है। ऐसे ही अगर ये अवतल दर्पण होता, कैसे ही मान लो अगर ये ऐसे, क्या होता है? ये अवतल दर्पण है, इसको भी आप आगे बढ़ाते इस तरीके से, तो इसका भी एक केंद्र होता। तो जो केंद्र है वो क्या कहला रहा है? वक्रता केंद्र। मतलब गोलीय कोश, ये गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस खोखले गोले के केंद्र को हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरा आता है वक्रता त्रिज्या। दूसरी क्या आती है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या देखो, ये जिस खोखले गोले के भाग हैं, उस खोखले गोले के भाग की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जिस खोखले गोले के भाग के ये भाग है, उस खोखले गोले की जो त्रिज्या है उसको क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्लियर होती है। अब आता है नेक्स्ट, थर्ड आता है ध्रुव। प्रकाश ध्रुव भी बोलते हैं। तो ध्रुव क्या है? पोल। क्या बोलेंगे इसको? पोल। और ये क्या हो जाएगा? कंसेंट्रिक सेंटर। और ये क्या हो जाएगा? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब यहाँ क्या हो जाएगा, पोल के अंदर, पोल देखो ध्रुव, दर्पण का मध्य भाग, कोई भी दर्पण है उसका मध्य भाग, जिसके ऊपर जाएंगे उतना ही भाग रह जाएगा, इसके नीचे आएंगे उतना ही भाग हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव। मतलब यहाँ मान लो कोई ध्रुव है, इसका मध्य भाग है, इसका मध्य भाग मान लो इस जगह पे है, तो ये P क्या है, मतलब दर्पण के मध्य का, दर्पण के मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष, चौथा नंबर क्या आ जाएगा, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष में देखोगे ध्रुव और वक्रता केंद्र को, ध्रुव और ध्रुव मान लो इस जगह पे है, और वक्रता केंद्र ये किसी ना किसी गोले का भाग है, तो इस गोले के भाग को हम ऐसे क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे, तो इसका क्या मिल जाएगा, आपको एक केंद्र मिलेगा। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, यह सीधी काल्पनिक रेखा जो किस किस को मिला रही है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती है, उसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। ऐसे ही अगर आप दूसरे के लिए खींचोगे, अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश की हुई है, तो ये भी किसी न किसी गोले का भाग है, ये भी किसी न किसी गोले का भाग है, तो उस गोले का जो केंद्र है और इसका ध्रुव है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाता है, काल्पनिक सीधी रेखा खींची जाती है, तो ये सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। अब आता है फोकस बिंदु, नेक्स्ट आता है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, अब देखो फोकस बिंदु क्या है, फोकस बिंदु कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के अंदर से गुजरेगा और ध्रुव से गुजरेगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे काटती है उससे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है या फिर काटती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उससे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु हो जाएगा। अगर आप इसमें देखोगे उभरे हुए भाग पर, अब ये उत्तल के लिए बनाए तो ये क्या है, ये कौन सा दर्पण हो गया, गोले दर्पण, ये हो गया उत्तल, ये इसका ध्रुव है, इसका केंद्र इधर मिलेगा आपको। तो ये इधर से अगर प्रकाश किरण आ रही है, समांतर आ रही है इसके मुख्य अक्ष के, तो ये परावर्तन के पश्चात इधर जाएगी, तो इससे क्या होगा, इस प्रकार से इधर ये जो है वो कहाँ काटेगी, ये यहाँ काटती हुई प्रतीत होगी। काट नहीं रही है, वास्तव में नहीं काट रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये भी क्या है, फोकस बिंदु। इसे एफ से दर्शाते हैं, इससे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। नेक्स्ट आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी आप ऐसे ही बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र के आदि जो है वो क्या होती है, फोकस दूरी होती है। या फिर आप ऐसे बोलो इसको कि ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की दूरी, ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की दूरी ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी। मतलब ये स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है इसको। और ये भी क्या है, फोकस दूरी है, इसको किससे दर्शाएंगे, स्मॉल एफ से दर्शाएंगे। मतलब ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आता है द्वारक।
फोकस दूरी हो गई। द्वारक, फोकस बिंदु कंप्लीट कर लिया। एक इसके अलावा द्वारक, कुछ और रह गया अभी। द्वारक, द्वारक का मतलब होता है प्रवेश द्वार, मतलब दर्पण का, गोलीय दर्पण का प्रभावी व्यास, जिसमें क्या हो रहा है, प्रकाश आके आपतित हो रहा है, मतलब जितनी दूरी में इस प्रभाव, तो इसका प्रभावी व्यास क्या हो गया, द्वारक हो गया, जिसके द्वारा प्रकाश उसके अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। तो किसी भी गोलीय दर्पण का जो प्रभावी व्यास है, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये प्रभावी व्यास क्या कहलाता है, mn, ये कहलाएगा आपका द्वारक। क्या कहलाएगा, द्वारक। इसके बाद में आता है फोकस तल। इसके बाद में आता है फोकस तल। फोकस तल, फोकस तल में क्या होता है, अगर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आकर इससे कुछ एंगल बनाते हुए आती हैं, कुछ कोण बनाते हुए आती हैं, तो वो क्या करती है, परावर्तन के पश्चात वो कहीं ना कहीं फोकस बिंदु के ऊपर या नीचे, फोकस बिंदु के ऊपर या नीचे क्या करती है, मिलती है। तो ऐसे का प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा हमें, वो मिलेगा आपको फोकस तल में। मतलब फोकस तल क्या हो गया, एक फोकस मुख्य अक्ष के तो क्या है, लंबवत, और किससे गुजरता है, फोकस बिंदु से गुजरता है। तो क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस बिंदु से गुजरने वाला काल्पनिक पृष्ठ क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। तो फोकस तल आप प्रतिबिंब जैसे ही समांतर नहीं आ रही है, एक उसके अक्ष के कुछ कोण बना के आ रही है, तो उस टाइम पे उसका जो प्रतिबिंब वो कहाँ बनेगा, फोकस तल में बनेगा। तो ये जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी वो कंप्लीट होती हैं गोलीय दर्पणों से। अब बात करते हैं किरण आरेख। किरण आरेख से पहले हम किरणों के कुछ नियम पढ़ लेते हैं। किरणों के नियम, किरणों के नियम देखो, फर्स्ट जो नियम है वो क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है, यानी कि मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात या तो फोकस बिंदु से गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत इसमें हो जाएगी, इधर से आ रही है, ये यहाँ इधर चला जाएगा, फैल जाएगा, क्योंकि अब विकेंद्रण करना नहीं। तो फोकस बिंदु से अब ये क्या हो रही है, गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। इसीलिए एक तो ये हो गया नियम कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है। सेकंड जो नियम है इसी किरण नियम का, सेकंड जो नियम है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, वक्रता केंद्र से या आपतित होती है, ऐसे कहेंगे वक्रता केंद्र से आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर आ जाती है। इसका कारण ये है कि जो अभिलंब है गोलीय दर्पणों के अंदर, अभिलंब है वो किससे गुजरता है, अभिलंब जो है वो किससे गुजरता है, वक्रता केंद्र से गुजरता है। तो जितना अभिलंब से आपतन कोण होगा उतना ही क्या बनेगा, परावर्तन कोण होगा। तो आपतन कोण 0 था तो परावर्तन भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए विलंब से। इसीलिए जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस चली जाती है, मतलब यहाँ पर भी परावर्तन के नियम का पालन होता है। इसके बाद में किरणों के समांतर आई,
फोकस बिंदु से गुजरेगी, अपवर्तित होगी। और अगर वक्रता के अंदर से आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता के अंदर से ही वापस गुजर जाती है। अब आता है सी। इसके अंदर देखो तीसरा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात या तो गुजरती हुई प्रतीत हो। अगर मान लो ये इधर देखते हैं इसको, ये यहाँ पे इसका क्या है, फोकस बिंदु है। अगर कोई प्रकाश किरण, ये अगर कोई प्रकाश किरण इससे इस फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है तो परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, समांतर हो जाती है। तो ये तीनों नियम आपको किरणों के नियम पर याद रखना है। किरणों के नियम 3 है, तीनों किरणों के नियम आपको याद रखना है। अभी तक हमने समतल दर्पण पढ़ा है और गोलीय दर्पण के प्रकार, और फिर उसके बाद में गोलीय दर्पण के प्रकार कंप्लीट होने के बाद में गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य जो परिभाषाएं हैं वो कंप्लीट की। उसके बाद हमने किरण नियम पढ़ा। अब आता है किरण नियम के बाद में एक और टॉपिक हम कर लेते हैं और वो है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी, देखो कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है कि हमें कोई दर्पण के सामने कोई बिंब रखा हुआ, उसका प्रतिबिंब बनेगा, सीधा रखा हुआ उल्टा बन जाता है, या उल्टा रखा हुआ सीधा बन जाता है, सीधा रखा हुआ सीधा बन जाता है। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर हमें ये तो पता करें कि इस हाइट को हम प्लस में लें या इस दूरी को माइनस में लें, इसको प्लस में लें। तो इसके लिए हमारे पास में केवल और केवल 2 नियम है। फर्स्ट है कि आपतित प्रकाश की किरण में, आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में, आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक लेते हैं। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक कैसे, ये देख लेते हैं। ये मान लो कोई गोलीय दर्पण है और इधर से प्रकाश की किरण आपतित हो रही, तो आपतन की दिशा इस तरफ है। जो भी दूरियां इधर ली जाती है, अब इसके ध्रुव के इधर की जो दूरियां हैं वो सभी कैसे आएगी, प्लस में आएगी इधर, और इधर क्या होगी, इसके विपरीत है इधर, तो इधर क्या आने वाली है, ध्रुव के इस तरफ माइनस में आने वाली है। तो यहाँ देखो आप फोकस बिंदु इधर बनेगा तो फोकस दूरी इधर आएगी, ध्रुव से मापी जाती है, मतलब ध्रुव से मापना है, रेफरेंस किसको लेना है, ध्रुव को। तो इधर मापेंगे इस फोकस दूरी को, तो डायरेक्शन क्या हो गई, इसके विपरीत है। आपतित प्रकाश की किरण के क्या है, विपरीत है, इसीलिए किस में आएगी, माइनस में। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में मापी जाती है, उसका जो चिन्ह है वो कैसा आएगा, माइनस चिन्ह आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसकी जो दिशा है फोकस दूरी की वो आपतित प्रकाश की किरण के विपरीत होती है। इसके अलावा उत्तल दर्पण की, अवतल के लिए देख ले, इसके उत्तल के लिए देख लेते हैं। उत्तल दर्पण के अंदर आप देखोगे, मान लो कि इधर से कोई ये ध्रुव है और ये फोकस बिंदु है। अब फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, परावर्तन के पश्चात इधर चली जाएगी। तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, ये जो है इस तरफ मापी जा रही है, और प्रकाश, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपतन था और ये क्या हो गया, परावर्तन इधर। तो ये इसकी दिशा में मापी जा रही है, दिशा में मापी जा रही है, तो ये क्या होगा, प्लस। मतलब उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो किस में मापी जाएगी, उसका साइन क्या होगा, प्लस का। तो ये ध्यान रखना है। आपतित प्रकाश की, इधर देखो, अगर इस तरफ कोई भी प्रतिबिंब बन रहा है तो उसके लिए माइनस आएगा, इधर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो उसमें प्लस आएगा, इधर अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है, इस तरफ अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो इसके लिए
किस में आएगा, माइनस में। और इसके लिए इधर जो कोई भी प्रतिबिंब वगैरह बनेगा तो उसके लिए प्लस में आएगा। अब आता है सेकंड नियम, चिन्ह परिपाटी का सेकंड जो नियम है वो है हाइट का। सेकंड नियम जो है वो है हाइट का। हाइट में देखो, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी जाने वाले, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी जाने वाली ऊंचाइयां धनात्मक और उसके नीचे मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। कैसे है इस चीज को देख लो। अगर ये आपके पास में क्या है, अवतल दर्पण है, इधर से कोई प्रकाश किरण गई और ये इधर यहाँ कट करेगी फोकस बिंदु पे, और एक ये वस्तु मान लेते हैं यहाँ पर, एक दूसरी प्रकाश किरण गई जो पीछे यहाँ कट कर रही है इस जगह से, और फिर ये इधर आ गई, तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। अगर प्रतिबिंब इस जगह पे बन रहा है तो प्रतिबिंब देखो उल्टा बन रहा है, मुख्य अक्ष के क्या बन रहा है, ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो नीचे की तरफ दूरियां कैसे आएगी, ऋणात्मक, ऊपर की तरफ क्या आएगी, धनात्मक। तो इसके लिए इस प्रतिबिंब की ऊंचाई हम ऋणात्मक लेंगे, और अगर ऊपर बन रहा है तो कैसे लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो ऊपर मापे जाने वाले तो बिंब की ऊंचाई किस में आएगी और प्रतिबिंब की इसकी में आएगी, माइनस में, और बिंब की प्लस में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी और इसके अलावा किरण आरेख जो नियम है उनका आप अच्छी तरीके से लिखें, क्योंकि उन्हीं से क्या होने वाला है, आगे का जो ये इमेज फॉर्मेशन जो है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण है वो आपके समझ में आएगा। जब तक कार्तीय चिन्ह परिपाटी और ये किरण आरेखों के नियम ये बात समझ में नहीं आएगी, तब तक आप ये डायग्राम जो प्रतिबिंब है वो सही ढंग से नहीं बना पाओगे, उनको नहीं समझ पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाएं ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके।